नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ। तो आज बात ई वे बिल की करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ के जीएसटी विभाग ने टैक्स सुधार में एक बड़ा फैसला लेते हुए एक जिले से दूसरे जिले में माल परिवहन पर ई वे बिल सिस्टम लागू कर दिया है। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अब व्यापारियों को एक जिले से दूसरे जिले में 50,000 रुपए से ज्यादा का माल भेजने पर ई वे बिल जनरेट करना होगा। वहीं इस अधिसूचना के जारी होने के बाद छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने राज्य वाणिज्य कर मंत्री ओपी चौधरी को ज्ञापन सौंपा है और इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत ई वे बिल से संबंधित पूर्व अधिसूचना को यथावत रखने की मांग की है। कांग्रेस ने ई वे बिल पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे छोटे व्यापारियों को परेशानी होगी, जिसके जवाब में वाणिज्य कर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि देश में पहले से ई वे बिल सिस्टम लागू है। भारत सरकार से भी इस बारे में लगातार निर्देश आ रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि इससे छोटे व्यापारियों को खामखा परेशानी नहीं होगी। ई वे बिल यूं तो कारण उपरण व्यवस्था में पारदर्शिता के लिए अपनाया गया है, लेकिन कई बार इसकी आड़ में अफसर छोटे व्यापारियों को परेशान करते हैं। वसूली की शिकायत भी मिलती रहती है। ऐसे में ई वे बिल को लेकर व्यापारी जगत की आशंका और कांग्रेस का विरोध कितना जायज है, आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लीजिए। देखिए, हमारी पिछली कांग्रेस की जब सरकार थी तो इस पर ये व्यवस्था यहाँ पर छत्तीसगढ़ में लागू नहीं थी। सरकार आने के बाद में इन लोगों ने ये व्यवस्था लागू की है ई वे बिल का। इससे हमारे जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं ये लोग काफ़ी परेशान होंगे, इससे पीड़ित होंगे, इससे व्यापार प्रभावित होगा। और जैसा कि चेंबर ऑफ कॉमर्स की ये मांग है कि ये जो सीमा अभी 50,000 तक के लिए छूट दे रखी है इन्होंने, उसको बढ़ा करके कम से कम 2 लाख किया जाए। 2 लाख के ऊपर के लेन देन में ई वे बिल को जो है अनिवार्य किया जाए, तो इससे हमारे जो छोटे छोटे जो ट्रांजेक्शन होते हैं, जो लोकल ट्रांजेक्शन होते हैं, छोटे व्यापारी जो ट्रांजेक्शन होते हैं, ये उसमें बच सके। हम लोग बार बार उसको व्यापारियों को चोर की नज़रों से दिखें और इस तरह से कानून को कड़े करते जाएं कि उनको व्यापार करना मुश्किल हो जाए, ये ठीक नहीं है। इसको तत्काल चेंबर ऑफ कॉमर्स की सलाह को भी सरकार को गौर करना चाहिए। कल एक नोटिफिकेशन हुआ है जिसमें 50,000 से अधिक के जो वस्तु रहते हैं उन पे ई वे बिल का रूल लाया गया है। इस पे मैं बताना चाहूँगा कि देश के अन्य सभी राज्यों में इस तरह की व्यवस्थाएं लागू हो चुकी हैं। जो गैर भाजपा शासित या कांग्रेस शासित जो राज्य हैं उन पर भी ये लागू हो चुकी है। छोटे व्यापारियों का ध्यान रखते हुए 50,000 तक के वस्तु पर ई वे बिल से जनरेट करने से छूट दी गई है और इम्प्लीमेंटेशन में भी छोटे व्यापारियों की सुविधाओं का विशेष ध्यान है। तो ई वे बिल पर छत्तीसगढ़ में अब सियासत एक बार फिर गर्मा गई है, जहां दोनों ही पार्टियों की तरफ से तीखे बयान भी सामने आने लगे हैं और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। सबसे पहले परिचय उस खास पैनल से आप सभी का करा देते हैं। बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता प्रगति वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गई हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले नागेंद्र जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। ई वे बिल को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है और अगर इस बिल को हम देखें या फिर इस नए नियम को हम देखें तो क्या लगता है आपको कि इस नए नियम के छत्तीसगढ़ में लागू होने के बाद कितनी स्थिति में सुधार होगा, क्या बदलाव होगा, कितना नफा कितना नुकसान आप देख पा रहे हैं इस बिल के आने से? देखिए, आमतौर पे राजस्व की हानि कई बार होती है। प्रोडक्ट इधर से उधर जाते हैं, खरीदी बिक्री होती है और व्यापारी इसमें कई बार बड़े व्यापारी ही इसमें गड़बड़ियां करते हैं, छोटे व्यापारी इसमें गड़बड़ियां करते हैं, ऐसा सामान्यतः नहीं होता। और आमतौर पर जब हम पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, एक आम कस्टमर भी अगर कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो उसको बकायदा टैक्सेस चुकाने पड़ते हैं। कहीं भी किसी भी किस्म का उत्पादन होता है तो उसपे नियमता प्रक्रियाओं का पालन करने की बात आती है। तो हर स्तर पे अगर हम टैक्सेस की बात करें जो कि राजस्व को बढ़ाती हैं देश के, प्रदेश के, उसी के आधार पे सरकार जो है अपने नीति नियम बनाते हैं, आम जनता के लिए विकास के कार्यों की बातें होती है। तो अगर हर ट्रांजैक्शन पे
पारदर्शिता आए, बिल लगे, तो इसमें नुकसान मुझे लगता है कि कहीं होना नहीं चाहिए। और बिल जो होते हैं वो आम दुकानदार के लिए फायदे का ही विषय होते हैं, क्योंकि उनकी सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड आती हैं, वो स्पष्ट हो जाते हैं और नीचे स्तर पे उन्हें किसी भी किस्म के अधिकारियों के दबाव का या भ्रष्टाचार का सामना नहीं करना पड़ता। तो ये एक तरीके से सुरक्षा ही देता है व्यापारियों को उनके व्यवसाय के लिए। जी बिल्कुल, यानी कि पारदर्शिता होना बेहद जरूरी है। जिस तरह से आपने भी कहा है कि जिस प्रकार के घोटाले सामने आते हैं, भ्रष्टाचार के जो मामले सामने आते हैं, वो बड़े स्तर पर किए जाते हैं। छोटे व्यापारियों का इनसे कोई लेन देन नहीं होता है, या छोटे व्यापारी उतने ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं जितने बड़े व्यापारी प्रभावित होते हैं। इस बात से आपकी हम भी कहीं ना कहीं सहमत रहेंगे। चर्चा की चलिए शुरुआत करते हैं। खास मेहमान, राजनीतिक मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, चर्चा की शुरुआत आप ही के साथ करना चाहूंगी मैं। ई-वे बिल को लेकर देख पा रहे हैं कि अब एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस भी कई सारे आरोप अब इस ई-वे बिल को लेकर लगा रही है, कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अगर इस बिल की बात करें या इस नए नियम की बात करें, छत्तीसगढ़ में हालांकि ये लागू नहीं हुआ था, केंद्र सरकार की तरफ से 2018 में ही ये नया नियम लागू कर दिया गया था। छत्तीसगढ़ में इतनी देरी से शुरू होने के पीछे की वजह आपसे जानना चाहेंगे। इसके अलावा आप ये भी बताइएगा कि इस बिल के आने से छत्तीसगढ़ के राजस्व में कितना बदलाव होगा, या छत्तीसगढ़ में कितना बदलाव होगा? देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। जय छत्तीसगढ़। आपके सम्मानित और प्रतिष्ठित चैनल के सभी दर्शकों और समस्त परमेश्वर नमस्कार कहना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो जनता जानती है कि विकास के काम कोई कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी है, जो अपनी अच्छी अच्छी नीतियों के माध्यम से प्रदेश जो चाहे प्रदेश का हो चाहे देश का विकास करते हैं। वर्तमान में आर्थिक स्थिति की हम बात कर रहे हैं, जिस प्रकार पिछले 5 वर्षों की हम बात करें तो प्रदेश का बंटाधार कांग्रेस पार्टी ने कर दिया, क्योंकि सी फॉर कांग्रेस और सी फॉर करप्शन, कांग्रेस पार्टी केवल करप्शन में संलिप्त थी, इसलिए पारदर्शिता पर उनका कोई भी जोर नहीं था। जैसी हमारी सरकार बनती, हमने जन विकास के काम किए और विकास की गाथा को आगे बढ़ाने के लिए, हमने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ई-वे बिल का सिस्टम लेकर आया। आपने अपने प्रश्न पूछा कि हमने पहले लेकर क्यों नहीं आया। देखिए, जीएसटी जब लागू हुआ था 2017 में, उसके बाद बहुत सारे राज्यों में इसको समझने में थोड़ा समय लगा। 2018 में हमारी सरकार चले गई थी। पिछले 5 वर्षों में अगर आप देखें तो कांग्रेस की सरकार थी, उनके पास अवसर था इसको लागू करने का, लेकिन उन्होंने लागू नहीं किया, क्योंकि निश्चित रूप से वो पारदर्शिता इस व्यवस्था में नहीं चाहते थे। लेकिन हमारी सरकार, चाहे वो मोदी जी की हो चाहे प्रदेश में विष्णुदेव जी की सरकार हो, पारदर्शिता की सरकार है। डीबीटी की जिस प्रकार हम बात करते हैं, तो जिस प्रकार अगर ई-वे बिल की बात करें तो ये बहुत बड़ा टेंशन का विषय नहीं है। एक सप्लायर जो सामान बेचेगा तो साथ में उसको एक ई-वे बिल जनरेट करना है। देखिए, इसमें 3 पार्टीज रहेंगे, सप्लायर है, साथ में जो सामान प्राप्त करने वाला, और ट्रांसपोर्टर है। ट्रांसपोर्टर को हमको मतलब केवल ई-वे बिल निकाल कर देना है, केवल एक सबूत रहेगा कि भाई आपके गाड़ी में 50,000 से अधिक का सामान है, इसकी पुष्टि करना है। इसमें गलत क्या है? ये व्यवस्था तो पहले हो जानी चाहिए थी। लेकिन जब शुरुआत में हम बात करें तो जो बहुत सारे प्रदेश में कह रहे थे कि भाई जीएसटी समझने में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए 18 तक के प्रदेशों में ये लागू हो गया था। हम भी लागू करने वाले थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की मंशा निश्चित रूप से इस प्रदेश की आर्थिक विकास को ठप करने की थी, इसलिए कोई काम तो किया नहीं। जब हम अच्छा काम कर रहे हैं तो ये इसका विरोध कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है, कर्नाटक में अभी आपकी सरकार है, क्या वहां पर ई-वे बिल लागू नहीं है? लागू है, लेकिन केवल इस प्रदेश में इनको ओछी राजनीति करनी चाहिए। देखिए, कुछ चीजें राजनीति से परे हटकर होती है। आप विपक्ष में है, इसलिए केवल सत्ताधारी पक्ष का हर चीज का विरोध करना ये सरासर गलत है। आपका समर्थन करना चाहिए, मैं कहना चाहता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को राजनीति न सोचते हुए प्रदेश की चिंता करनी चाहिए और इसमें निश्चित रूप से हमारे साथ आना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की जो ओसी मानसिकता है कि प्रदेश के विकास की गाथा को आगे बढ़ने नहीं देख सकती है, इसलिए वे लगातार विरोध कर रहे हैं। लेकिन जनसामान्य जानता है कि देखिए, जनसामान्य जिसका हम बात करें, आदरणीय नागेश जी ने बहुत अच्छा विषय रखा कि एक सामान्य व्यक्ति भी आजकल इतना जागरूक हो चुका है कि सामान खरीदता है तो बिल की मांग करता है। वही तो बात हम कह रहे हैं कि भाई जब सामान की अगर लोडिंग हो, जिसके अगर मूल्य 50,000 से अधिक हो, तो एक ई-वे बिल आप जनरेट कर लीजिए, बस। इसमें अलग से कोई प्रक्रिया नहीं है और सामान्य प्रक्रिया है। जी ठीक है। कांग्रेस की तरफ से भी जवाब ले लेते हैं। प्रगति जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रगति जी, सबसे पहले तो प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगी मैं, इस नए नियम, इस नए बिल को लेकर क्या प्रतिक्रिया? कांग्रेस किस तरह से इस नए बिल को, इस नए नियम को देख रही है? क्या पक्ष में है या नहीं? देखिए, निश्चित तौर पर ये जो बिल है, ये गरीबों को, छोटे व्यापारियों को ठगने और लूटने के लिए आया है। जैसा कि आपको पता होगा, जब 1 जुलाई 2017 को माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जीएसटी लागू की थी, तो उन्होंने इसे भारत देश की
दूसरी आजादी बताया था, क्योंकि आपको याद होगा कि 15 अगस्त 1947 को आधी रात को जब भारत देश आजाद हुआ था, तो नेहरू जी ने एक संदेश दिया था कि जब आधा देश सो रहा है तब भारत आजाद हो रहा है। और दूसरी बार यदि आपने सदन पे चकाचौंध देखी थी तो वो 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी आई थी। एक देश एक टैक्स की बात करने वाले ये लोग आज इतने प्रकार के टैक्स लगा रहे हैं। आप देखिए, दूध पर टैक्स है, दही पर टैक्स है, जहां इस भारत देश में सबसे ज्यादा छोटे लोग रह रहे हैं, गरीब लोग रह रहे हैं, और उनकी जो महती जरूरत है, आटा है, दूध है, दही है, डेयरी प्रोडक्ट्स जो भी हैं, उन पर टैक्स लगाए हैं। तो आप भारतीय जनता पार्टी की मंशा जानती हैं कि ये सरकार ये सारे टैक्स के माध्यम से अपना राजस्व बढ़ाना चाहती है, और कोई दूसरी इसकी मंशा नहीं। ये जो नए नियम की हम बात कर रहे हैं, ई वे बिल की बात कर रहे हैं, इससे क्या नुकसान होने वाला है प्रगति जी, मैं वो जानना चाहती हूँ, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि छोटे व्यापारियों को नुकसान है। किस प्रकार का नुकसान इस नए नियम से होगा? क्योंकि एक बिल ही मात्र उन्हें अपने साथ लेकर जाना है, वो बिल ले जाने में कैसा नुकसान? देखिए, बिल ले जाने पे कैसे नुकसान, यदि आप इसकी बात करेंगे, छोटे व्यापारी हैं, उन्हें जीने दीजिए, उन्हें खाने दीजिए। बड़े व्यापारी हैं, जैसा कि ठीक है, लाख रुपए के ऊपर का ट्रांजैक्शन होता है, आप उस पर ई वे बिल लगाइए। पहले ये अंतरराज्यीय था, अब तो आजू ये तो पहली बात तो ये कि स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा है। कुछ न्यूज चैनल, कुछ जो आपके वेब न्यूज है, वो ये बता रहे हैं कि अंतरराज्यीय है। आपने मुझे बताया कि जिले में ई वे बिल लागू होगा, एक जिले से दूसरे जिले में। तो आप ये बताइए, एक जैसे आजू से बाजू वाला यदि कोई सामान खरीद रहा है और मान लीजिए वो बिल नहीं ले जा पाया है, तो उसको तो चालान लगेगा, उसको तो जो भी चालान कटेगा, जो भी है वो तो उसको देना पड़ेगा। यदि ये बड़े व्यापारियों के लिए बता दिया जाता कि चलिए ठीक है, 2 लाख के ऊपर के ट्रांजैक्शन में या 2 लाख के ऊपर का यदि कोई सामान लेता है, उस पर ये लागू किया जाता, तो ये माना जाता। छोटे व्यापारी हैं, यदि छोटे व्यापारी ने 4 जगह से सामान खरीदा है, तो वो 4 जगह के 4 बिल लेके और आएगा क्या? ये भी तो स्पष्ट नहीं है कि एक ही, मतलब ये तो पहली बात जवाब देना चाह रहे हैं कुछ, प्रवीण जी कहिए। देखिए, बहुत ही मतलब मैं कहूँ तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा तो निश्चित रूप से हर चीज के विरोध करने की है। कागज ले जाने में तकलीफ क्या है आपको? अभी आचार संहिता लगी है, लगातार चेकिंग हो रही है, तो प्रत्येक व्यक्ति को आपने यदि राशि अगर 50,000 से अधिक है या जो भी राशि है, तो उसको आपको डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना है। तो वही सेम चीज तो है अभी आपको। और आप कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने में तकलीफ होगी। भाई आपको बता दूं कि ई वे बिल में 2 पार्ट रहता है। पार्ट ए में मतलब किसने सामान बेचा, किसने सप्लाई किया, और दूसरा किसको भेजा जा रहा है। पार्ट बी में गाड़ी की डिटेल्स रहती है, और ये ऑनलाइन सिस्टम रहता है मैडम। आप अगर किसी को व्हाट्सएप करेंगे तो भी दिखा सकते हो कि हाँ ये ई वे बिल नंबर है, ये इसका ई वे बिल है। तो इसमें कहीं ले जाने की अलग से कोई बहुत बड़े तकलीफ नहीं है। मोबाइल में आप अपना मोबाइल तो कैरी करते ही ना, तकनीक का उपयोग करके हम चीजों को ले जा सकते हैं। लेकिन केवल विरोध करने की मानसिकता है, इसलिए प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ये जो है विकास की गति में आगे बढ़ाना नहीं चाहते। और रही बात छोटे हमारे व्यापारी को, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, बार बार आपने भी कहा है कि ई वे बिल 50,000 से कम की, मैं वही कह रहा हूं कि 50,000 से कम की राशि पर ई वे बिल लागू नहीं है। तो भाई छोटे व्यापारी को हमने छूट दे के रखी है। आपकी मानसिकता केवल विरोध करने की है, इसलिए आपको बाकी चीजें नहीं दिख रही है। मैं सामान्य तौर पर फिर से कह रहा हूं, ई वे बिल gst.gov.in पर कोई भी व्यापारी जाकर ई वे बिल सरलता से जनरेट कर सकता है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। लेकिन हमारे कांग्रेस के जो हमारे जो मित्र है, केवल इनको विरोध करने की मानसिकता है, इसलिए भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं। और देर सवेर सब जानते हैं कि देखिए, इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति को कोई बना सकता है और अच्छा बना सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, प्रगति जी भी जवाब देना चाह रही थी जो प्रश्न आपने लगाए हैं। प्रगति जी जवाब दीजिएगा। देखिए, इस देश में हर कोई अडानी अंबानी जैसा बड़ा व्यापारी तो नहीं है। इस देश की रीढ़ की हड्डी छोटे व्यापारी, और उन छोटे व्यापारी को परेशान किया जा रहा है। छोटे व्यापारियों को इस ई वे बिल के माध्यम से उन्हें परेशान किया जाएगा, उन्हें तंग किया जाएगा। देखिए, 50,000 से कम का ट्रांजेक्शन है, 50,000 से कम का सामान कौन खरीदता है? आप छोटा व्यापारी ही उसे खरीदेगा, तो ये कुछ भी नहीं है। ये जो इस देश की, लेकिन प्रवीण जी तो ये कह रहे हैं ना कि बहुत आसान तरीका है। आप वेबसाइट पर जाकर जिस फोन का आप इस्तेमाल करते हैं, उस फोन पर भी आप ई वे बिल डाउनलोड कर सकते हैं। फिर कहाँ दिक्कत है? चंद मिनटों की ही तो ये प्रक्रिया है, और बिल तो बेहद जरूरी रहता है, तो फिर कहाँ परेशानी होगी? प्रवीण जी कह रहे हैं। देखिए,
चंद मिनटों का समय लगता है। मैं बात उस पर नहीं कर रही हूँ, मैं बात इस पर कर रही हूँ कि ये ई-वे बिल छोटे व्यापारियों पर क्यों लागू हो रहा है। प्रश्न ये ई-वे बिल पर प्रश्न ये है, इसमें छोटे व्यापारी यहाँ पर क्यों जिक्र लागू नहीं किया किया जा गया रहा है प्रगति जी कि ये छोटे व्यापारी या बड़े व्यापारियों पर लागू होगा। मैम, यहाँ पर 50 एक लिमिट रखी गई है 50,000 की लिमिट। 50,000 ट्रांजेक्शन कौन करेगा, वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि 50,000 का ट्रांजेक्शन कौन करेगा। वो ट्रांजैक्शन कोई भी कर सकता है। अगर किसी को कम सामान चाहिए तो वो 50,000 से ऊपर का बड़ा व्यापारी हो, अगर कम सामान लेना है तो भी वो 50,000 की लिमिट ले सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि छोटा व्यापारी ही 50,000 तक की खरीदारी कर सकता हो, सभी लोग कर सकते हैं। मैम, बात आज के बिल की समय हो में रही जब है महंगाई कि एक चरम पर कागज, है, एक बिल जब लेने आज में कैसी महंगाई समस्या पर है तो छोटे व्यापारी ही 50,000 रुपए का ट्रांजेक्शन करेंगे। बिल के हम विरोधी नहीं है, हम ये है कि छोटे व्यापारियों को छूट दी जाए। आप देखिए ये देश ऐसा है जहाँ पे आटे पर 18% टैक्स लगा हुआ है, कुम्हार के सामान पर, जो कुम्हार घड़े और मिट्टी के सामान बनाते हैं उस पर 12% टैक्स लगा है। आजाद भारत के इतिहास ठीक में है। पहली बार शुरुआत में ही कृषि चर्चा उपकरणों की पर शुरुआत टैक्स में ही लगा। प्रवीण जी ने भी एक बात का जिक्र किया था कि अगर इतनी ही परेशानी है इस बिल से, इस ई-वे बिल से, तो हिमाचल में और कर्नाटक में आपकी सरकार है तो वहां पर ये ई-वे बिल लागू क्यों है। शुरुआत में ही प्रवीण जी ने ये प्रश्न उठाया था। मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रही हूँ, अपन छत्तीसगढ़ के चैनल पर बैठे हुए हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ पर यदि ये ई-वे बिल लागू हो रहा है 50,000 रुपए से ज्यादा में आप 2 लाख का 3 लाख का कोई व्यापारी सामान खरीदता है उस पर ये लागू करे, कोई बात नहीं है। मैं शुरू से ये कहते आ रही हूँ और अभी भी यही कहूंगी। ठीक है, प्रवीण जी कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैंने पहले कहा कि कांग्रेस का मतलब करप्शन, कांग्रेस का मतलब कंफ्यूजन। लगातार आप स्पष्ट प्रश्न पूछ रही हैं आदरणीय हमारी प्रगति जी, बात को बार बार घुमा रही है और स्वयं कंफ्यूज हो रही है। कभी बड़ा कभी छोटा व्यापारी। मैंने और आपने बार बार कहा कि छोटे व्यापारी को इससे पृथक अलग रखा गया है, लेकिन वो खुद कंफ्यूज हो रही है। मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि 50,000 से कम की सामान वालों व्यक्तियों को ई-वे बिल जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये बार बार कह रहे हैं कि कैरी करने की जो है परेशानी होगी। भाई यदि कोई व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, चाहे 2 व्हीलर चलाए, चाहे 3 व्हीलर चलाए, 4 व्हीलर चलाए, कोई भी गाड़ी चलाए, उसको लाइसेंस तो रखना पड़ता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। अब बोलेंगे कि लाइसेंस भी नहीं रखना चाहिए, गाड़ी की आरसी नहीं रखनी चाहिए और गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं करवाना चाहिए क्योंकि उसको रखना पड़ता है। तो क्या ये आपका तर्क है? ये तर्क बहुत ही बेईमानी है। प्रदेश के विकास में ये गाड़ी का इंश्योरेंस लेकर, देखिए गाड़ी का इंश्योरेंस लेकर साथ में चलना, आदरणीय प्रगति जी, देश का विकास कहाँ है ये तो पूरा देश का विकास कहाँ है ये तो पूरा प्रदेश जान रहा है, पूरा देश जान रहा है कि आज देश कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। मुझे मालूम है आप कंफ्यूज हो गए, मुझे मालूम है आप कंफ्यूज हो गई है। गरिमा बनाए रखी डिबेट की, मैंने आपके बीच में नहीं कहा। मैंने फिर से आपको कह रहा हूं, देखिए आपको तकलीफ यह है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगने वाला है। आप लगातार भ्रष्टाचार में संलिप्त रहते थे और जिस प्रकार हमने ई-वे बिल लाकर लगातार फिर से भ्रष्टाचार पर लगाम लगा दिया है कि जो सप्लायर जो सामान बेचता है वो अब बिल जनरेट करे, क्योंकि अगर 50,000 से अधिक की राशि है तो भाई तीनों पार्टीज के पास उसका ट्रेसमेंट रहना चाहिए, चाहे वो सप्लायर हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो, चाहे वो सामान के प्राप्त करता हो। भाई एक ई-वे बिल तो जनरेट करना है, अलग से उस पर क्या टैक्स देना है? जो बिल आप ऑलरेडी, जिस पर आप सामान की जो खरीदी बिक्री कर रहे हैं, केवल वही बिल को ई-वे बिल में जनरेट करके उसको ट्रांसपोर्टर को दे देना है कि भाई ये सामान आप रख रहे हैं करके। इसमें आपत्ति किस बात की है? मुझे तो समझ में नहीं आता। आप कांग्रेस के जो हमारे मित्रगण है लगातार कंफ्यूज है। प्रदेश यदि आर्थिक स्थिति में अगर सुदृढ़ हो रहा है, विकास की गाथा गढ़ रहा है, तो परेशानी किस बात की है? मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे कांग्रेस के मित्र केवल जनता को ठगने का और कंफ्यूज करने का काम कर रहे हैं और स्वयं भी कंफ्यूज है। 50,000 से कम की राशि पर कहीं भी ई-वे बिल लग ही नहीं रहा है, चाहे वो बड़ा व्यापारी हो चाहे छोटा व्यापारी हो। प्रगति जी, सवाल उन्होंने वही उठाया है, घूम फिर के आखिरकार सुई वहीं आ रही है कि एक ई-बिल मात्र जनरेट करने में क्या परेशानी है और इससे क्या समस्या होगी, चाहे वो छोटा व्यापारी हो या फिर वो बड़ा व्यापारी हो। आपसे मेरा एक सीधा सवाल यही रहेगा कि अगर मान लीजिए छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार कम हो रहा है या इस ई-बिल से मान लीजिए छत्तीसगढ़ में जितना भी करप्शन है, जितने घोटाले हैं, अगर वो कम हो रहे हैं तो क्या समस्या कांग्रेस को? पहले तो आप मुझे ये बताइए कि इस ई-बिल के लागू हो जाने से कितने प्रतिशत भ्रष्टाचार यहाँ खत्म हो जाएगा और कितना प्रतिशत भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में पहले था। आप पहले इस पिक्चर को क्लियर कीजिए, क्योंकि पूरा प्रदेश नहीं बल्कि पूरा देश ही नहीं, सारे लोग ये जानते हैं कि छत्तीसगढ़ मॉडल माना जाता था। जब कोरोना में
सारा पूरे देश की भी आर्थिक अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी थी, तब मात्र छत्तीसगढ़ था जिसकी अर्थव्यवस्था सबसे अच्छी थी। आप उठाइए और डेटा पढ़िए, आपको पता चलेगा। यहाँ ई वे बिल की जो बात थी, आप अंतरराज्यीय इस बिल को लागू कर रहे थे, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं थी। आपको ज्ञात होगा कि जीएसटी को सबसे पहले जीएसटी को कांग्रेस ने लाया, कांग्रेस ने जीएसटी बिल को पास करा। प्रतिक्रिया देना चाहेंगे प्रवीण जी, संक्षिप्त में प्रतिक्रिया दीजिएगा। सुनिए, देखिए डेटा की बात करते हैं, डेटा मैं भी प्रस्तुत करता हूं। सीएमआई की डाटा कहता था कि आपके कार्यकाल में 0.4% की बेरोजगारी दर थी। वहीं आपके पूर्व मंत्री विधानसभा के पटल पर कहते थे कि 18 लाख से अधिक रजिस्टर्ड बेरोजगार है। तो प्रदेश के पिछले 5 साल में स्थिति क्या थी जनता जानती है। देश ने देखा पहली बार के युवाओं को अपनी मांगों को लेकर नग्न होना पड़ा, नंगा होना पड़ा आपके कार्यकाल में। तो आप तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति की बात करें मत। आपके पूर्व डिप्टी सीएम ने इस्तीफा दिया, त्याग पत्र देकर कहा कि सरकार की नाकामी के चलते प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 10,000 करोड़ से अधिक का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ। तो आपके पार्टी लगातार कंफ्यूज है। मैं बार बार कहा कि आप लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, करप्शन में संलिप्त रहते हैं। प्रदेश की आर्थिक स्थिति की बढ़ने से आपको कोई सरोकार नहीं है। आप केवल अपनी ही पार्टी का हित देखते हैं, प्रदेश के हित और देश के हित से आपको कोई सरोकार नहीं है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वो प्रदेश का हित हो या देश का हित हो, हम उस क्षेत्र में काम करते रहेंगे। ठीक है, चलिए चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन समय का अभाव है। एक अंतिम सवाल मैं लेना चाहूंगी नागेंद्र जी से। नागेंद्र जी, आपने दोनों ही पक्षों को सुना, बीजेपी को भी सुना, आपने कांग्रेस को भी सुना, दोनों ही अपने अपने तर्क दे रहे हैं। क्या लगता है आपको कि इस नए बिल के जारी होने के बाद छत्तीसगढ़ में क्या वाकई बदलाव हो पाएगा? जिस बदलाव की उम्मीद हम कर रहे हैं, क्या वो वाकई धरातल पर हमें दिखाई देगा? बिल्कुल स्वाभाविक है, ये तो एक प्रक्रिया का अंग है। जीएसटी जब लागू हुआ था तब भी लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आई। ये एक प्रोसेस है, एक व्यापार है। कोई भी व्यापार, छोटा सा भी व्यापारी होता है, आप क्या उसको जिंदगी भर छोटा ही व्यापारी रखना चाहते हैं? क्या उसको उसके रिकॉर्ड दुरुस्त करके उसको व्यापार में आगे बढ़ने नहीं देना चाहते? उसको एक बड़ा व्यापारी नहीं बनना देना चाहते? आप प्रदेश के विकास की बात करते हैं तो उसमें समग्र हर इकाई का विकास होता है। अगर एक कुम्हार है, कुम्हार कोई पॉट बनाता है मिट्टी के और वो हाईटेक हो रहा है, वो अत्याधुनिक व्यापार के सिस्टम का परिपालन करता है, तो उसको भी रिकॉर्ड दुरुस्त करना होगा। अपने प्रोडक्ट को उसको बाहर मार्केट तक ले जाने की कवायद करनी होगी। तो उसके लिए उसको जो प्रक्रिया होती है, तो उसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है। दूसरी चीज, पारदर्शिता की जब बात आती है, सारे कागज आंकड़े, अब वो पुराने जमाने का पैटर्न नहीं रह गया। अब ये सारी चीजें स्पष्ट होती हैं, कंप्यूटर पे होती हैं, ऑनलाइन होती हैं। आप कहीं से एक सामान लेके जा रहे हैं, रास्ते में आपको एक पुलिस वाला रोकता है कि ये सामान आप लेके कहाँ जा रहे हैं, तब आप उसको डंके की चोट पे अपना ये कागज दिखाते हैं, तो आप क्लियर हो जाते हैं कि ये चीज मैंने चोरी करके नहीं ली है। दूसरी चीज, एक आम उपभोक्ता अगर 2 या 2,500 का कोई प्रोडक्ट खरीदता है और उसके पास वो बिल है, वो बिल मांगता है, अगर व्यापारी के पास बिल नहीं है तो वो उसको कहाँ से बिल देगा? मेरे को आप एक चीज बताइए। तो एक पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आती है, और जब बिल रखने वाला व्यक्ति उस सामान का उपभोग अच्छे से कर सकता है, उसके उपभोक्ता हितों का संरक्षण होता है। अगर उस प्रोडक्ट में कभी कोई कमजोरी आती है, कोई गुणवत्ता में कमी आती है, तो उसके लिए वो क्लेम कर सकता है। तो पूरी सारी चीजें तब व्यवस्थित होंगी जब सारी चीजें पारदर्शी होंगी, और इसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं पर किसी भी किस्म का अहित है। दूसरी चीज, किसी चीज के आने से हम पूर्वाग्रह करके सिर्फ उसमें राजनीति करने के लिए अगर उसका विरोध कर रहे हैं, तो हमारे पास इसका जवाब हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नागेंद्र जी, आपने बहुत ही सटीक और बहुत सही ये बात कही है कि एक बिल के आ जाने से पारदर्शिता हो जाती है। जब चेकिंग की जाती है तो वो व्यक्ति निश्चिंत रहता है कि मेरे पास बिल है और मैं ही इसका मालिकाना अधिकार रखता हूं। पारदर्शिता लाना बेहद जरूरी है, और आज इसी विषय पर चर्चा भी की गई थी कि ई बिल के आने से आखिरकार छत्तीसगढ़ में कितना बदलाव हो पाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए भी और चर्चा के लिए भी। तो आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए नादी टीवी के साथ। नमस्कार।